15 दिन बचे हैं, 15 दिन में आपको वो वाली चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है जो बहुत बार पूछी गई हैं, जिन्हें आप तैयार कर ले, उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री टेट क्लासेस। तो आप लोगों का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो अब काफ़ी पास आ गया है। पिछली बार भी हमने देखा था दिसंबर और जनवरी के लिए कहा गया था कि एग्ज़ाम होंगे और करीब 16 दिसंबर के आसपास आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो अभी भी हमें तैयार रहना है। लगभग आप कह सकते हैं 15 दिन आपके पास हैं जिसमें आपको तैयारी करनी है। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप सीटेट में 120 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि जब आप 120 से ऊपर स्कोर करने की सोच रहे हैं तो आपकी पेडागोजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। बाकी हम मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कि मैं क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ और किस तरीके से 120 प्लस स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं अगर हमारी पेडागोजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। आपको और अन्य सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है किस तरीके से ना। एक बार हम पहले मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। कहाँ पे आपको कितना स्कोर करना है कि आप लगभग 120 नंबर ला पाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक जनरल बनाया है। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आप उसके अकॉर्डिंग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपकी, मैंने यहाँ पर कुछ स्कोर बताया लेकिन आपकी मैथ्स या साइंस में से आपकी साइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मैथ्स में वीक है, तो आप थोड़े नंबर साइंस में ज़्यादा स्कोर करेंगे, मैथ्स में कम स्कोर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। पर देखिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे ताकि आप 120 ला सकें। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें, पेपर 1 में आप देखिए जो CDP फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपकी पेडागोजी आती है 30 मार्क्स की, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वो कुछ भी हो सकती है, जो भी आपने सिलेक्ट करी हो, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। मैं केवल लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लिख रही हूँ यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। 15 मार्क्स का तो आपका क्या आ रहा है, अनसीन पैसेज, ठीक है। 2 पैसेज आते हैं आपके, बेसिकली एक पैसेज आता है और एक पोइट्री आपका सेक्शन आता है और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें भी ये है कि जो अनसीन पैसेज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लगभग 15 में से 9 से 11 लगभग क्वेश्चन, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। 9 से 11 क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली पैसेज या पोएम में से हैं और इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं 15 में से जो बच गए क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन वो आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं, ठीक है। मतलब आपका जैसे कि अनसीन पैसेज में से ही कोई वर्ड उठा लेंगे और फिर उसका सिनोनिम पूछ लेंगे, ठीक है, या पर्यायवाची पूछ लेंगे। तो इस तरीके से आपकी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन 9 से 11 क्वेश्चन लगभग डायरेक्ट आपके पैसेज से, जो पैसेज से ही आप उसका आंसर निकाल लेंगे। और फिर 15 मार्क्स की क्या पूछी जाती है यहाँ पर, सब्जेक्ट की पेडागोजी। अगर आपका मान लीजिए लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो इंग्लिश पेडागोजी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं पेडागोजी का आपका यहाँ पे भी जो पोर्शन है ना, सब्जेक्ट की जो पेडागोजी, वो काफ़ी कुछ यहाँ भी कवर हो जाती है। अब लैंग्वेज 2 की बात करेंगे, यहाँ भी सेम यही रहता है। 15 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आएगा। मान लीजिए अगर हिंदी की बात हो रही है तो गद्यांश और पद्यांश वगैरह आते हैं यहाँ पर। 2 आपके पैसेज आएंगे जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम यहाँ पर भी यही रहता है, लगभग 9 से 11 क्वेश्चन जो है आपसे डायरेक्टली पैसेज से पूछे जाते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपके कम ही हैं। आप अनसीन पैसेज की अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो आप आराम से वहीं से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, पैसेज में भी। फिर पेडागोजी है 15 मार्क्स की। EVS की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी आपका 15 मार्क्स का तो सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, EVS, और 15 मार्क्स की आपसे पेडागोजी पूछी जाती है। और सेम आपका मैथ्स में भी रहता है, 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट के बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स की आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी। कितना स्कोर कर सकते हैं, देखिए अगर पेडागोजी मैंने कहा ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो आपके 30 में से देखिए इसको टारगेट रखिएगा 25 से ऊपर तो लाने ही है, 25 से नीचे नहीं लाने। मैंने यहाँ पर लिया है कि आपको 28 मार्क्स मान लीजिए यहाँ पर लेकर आना है, 30 में से 28, अगर कोई बड़ी बात नहीं है आ सकते हैं, ठीक है, मेरे भी आए हैं। तो यहाँ पर क्या है 30 में से 28 मार्क्स आपको लेकर आने हैं CDP में। फिर अगर हम बात करें जैसे कि मैंने अनसीन पैसेज में कहा, मान लीजिए अगर आप इसमें से 11 मार्क्स ले आए और पेडागोजी में आपके 12 मार्क्स आ गए, क्योंकि पेडागोजी अगर ऊपर स्ट्रॉन्ग है तो आप सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आराम से कर लेंगे, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। फिर ये टोटल आपका 23 आएगा। सेम मैंने सभी के लिए लिया है और अगर आप इस तरीके से स्कोर करते हैं तो आपका यहाँ 120 स्कोर तो इजीली बन जाता है। फिर कम ज़्यादा तो होगा ही, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। वही जैसे मैंने बताया, मान लीजिए आपकी EVS ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स थोड़ी सी वीक है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, यहाँ पे अगर कम हो भी जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ आप चेक करेंगे कि पेडागोजी मिलाकर कितने मार्क्स की आ रही है, लगभग जो है आपकी 90 मार्क्स की यहाँ पर पेपर 1 में पेडागोजी है, ठीक है। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में आपका क्या है, सेम वही CDP 30 मार्क्स का है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए सेम वही है, ठीक है। यूपी मैंने अनसीन पैसेज के लिए लिखा है, ये है पेडागोजी, सेम वही है बिल्कुल पेपर 1 की तरह। सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट अगर आप साइंस साइड वाले हैं तो आपके सब्जेक्ट होंगे मैथ्स और साइंस, ठीक है। मैथ्स में देख लीजिए 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मैथ्स से आएंगे, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके साइंस से आएंगे।
30 में से 20 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड होंगे और 10 की आपकी क्या आएगी, पेडागोजी। और ऐसे ही साइंस में भी होगा, 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड होंगे, यानी 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड है और 10 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी पे बेस्ड है। फिर अगर आप एसएसटी यानी कि आप आर्ट साइड वाले हैं तो आपके मैथ्स और साइंस ना आके आपकी क्या आएगी, एसएसटी आएगी। ठीक है, एसएसटी आपका सब्जेक्ट आएगा और जो 60 के 60 क्वेश्चन है वो आपसे एसएसटी में पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, यानी 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे और 20 क्वेश्चन जो है आपके एसएसटी की पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। अच्छा, यहाँ आप क्या स्कोर कर सकते हैं, 30 में से मैंने यहाँ भी लिया है, अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग है आप 28 नंबर आराम से स्कोर कर लेंगे। लैंग्वेज में अगर आपने यहाँ पर भी 12 यहाँ पर भी 12 स्कोर किया तो आपका टोटल 24 बन रहा है। सेम मैंने यहाँ भी लिया है। यहाँ पर फिर मैथ्स में आप देखिए 20 में से अगर आप 15 ले आते हैं, यहाँ 10 में से 8 ले आते हैं, 23 मार्क्स यहाँ बन रहा है। साइंस में भी यही बन रहा है। अगर आप इन दोनों की जगह ये लेते हैं तो 40 मार्क्स में से आप यहाँ 30 मार्क्स एसएसटी के सब्जेक्ट में ले आए और 20 में से 16 आप पेडागोजी में ले आए। टोटल यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा, ये 46 ही हो रहा है, ये भी 46 है। ठीक है, यहाँ आप प्लस करके देखेंगे तो ये तो 120 से प्लस जा रहा है, 122 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा डिवाइड किया आपके ताकि समझ में आए कि किस तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर भी बाइफर्केशन है। ठीक है, पेडागोजी में और सब्जेक्ट में, और कहाँ पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जिससे कि आप इजीली ये एग्जाम क्रैक कर सके। ठीक है, और 120 से ज़्यादा स्कोर ला सके। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा पेडागोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेडागोजी के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस समय आपको पढ़ने चाहिए, जिन पर आप अच्छी कमांड अगर ले लेते हैं तो आप इन सभी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट में भी आपको क्या करना चाहिए इस समय, क्योंकि कम टाइम है, उन टॉपिक्स को ज़्यादा रिवाइज कीजिए जिनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बार आए हैं। जैसे अगर आप यहाँ साइंस में देखेंगे, ठीक है, यहाँ साइंस में तो आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर आपका जो मिरर वाले क्वेश्चन होते हैं, रिफ्लेक्शन वाले, ठीक है, उन पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आप टॉपिक एक काम कर लीजिए, कम कर लीजिए, क्योंकि ऐसे तो आपके पास बहुत सारा मटीरियल हो जाएगा पढ़ने के लिए। आपको क्या करना है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है इस समय। 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में आपको वो वाली चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है जो बहुत बार पूछी गई हैं, जिन्हें आप तैयार कर ले, उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पेडागोजी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पेडागोजी के क्या हैं। यहाँ पर जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, टोटल यहाँ 17 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसमें आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी भी इंक्लूड हो जाएगी। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट को पढ़ना है कि किस तरीके के इसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पर इसके फीचर्स देखने हैं और डेवलपमेंट पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कैसे, ये दो फैक्टर्स ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, फिर पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की आपके सिलेबस में भी अलग से दिया हुआ है, तो इन थ्योरीज पर आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मतलब एक एक क्वेश्चन तो इसमें आएगा ही, तो मिनिमम आपके 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी एक थ्योरी पे आपसे 1 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए, 4 या 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन आपके मिनिमम है, एक एक क्वेश्चन इन सभी में से आएगा। तो यहाँ पर आपको पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की को थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब में मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको थ्योरीज, लेकिन इन 3 थ्योरीज को मैं कहूँगी कि आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स आए हुए, जैसे पियाजे की थ्योरी में आए हुए सारे एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और जो स्टेजेस पूछी गई हैं, स्टेजेस में भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, सीरिएशन क्या होता है, सेंट्रेशन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसी कोलबर्ग के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि एक स्टूडेंट के ऊपर आप दे देंगे, कोई एग्जांपल दे देंगे कि ऐसा ऐसा कर रहा है, तो वो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन मॉरल डेवलपमेंट के कौन से लेवल पे। फिर वाइगोत्स्की में आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पूछा जाता है, स्कैफोल्डिंग पूछा जाता है, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चलना है। तो जब 3 क्वेश्चन यहाँ से रखे हुए हैं तो ये तो आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। फिर आता है मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन एक छोटा टॉपिक है। लर्निंग में भी मैं ये कहूँगी कि आप थ्योरीज में मत जाइएगा डिटेल में, लेकिन लर्निंग कॉन्सेप्ट क्या है और आपकी जो लर्निंग है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी में भी लर्निंग के ऊपर पूछ लेता है और यहाँ पर CDP में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो लर्निंग के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर आपको समझ में आ गए ना, तो कई सारे क्वेश्चंस आप वैसे भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो लर्निंग की थ्योरीज में नहीं भी जाना है तो आप कम से कम एक बार इसके फैक्टर्स क्या कैसे अफेक्ट करते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है लर्निंग का, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसको ज़रूर आप समझ लेंगे। फिर इंटेलिजेंस भी देखिए एक अपने आप में टॉपिक है,
लेकिन मैं आपको पूरी इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं आपसे लेकिन ये जरूर कह रही हूँ कि हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो आपको जरूर पढ़नी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, एक ही थ्योरी बता रही हूँ मैं। फिर देखिए असेसमेंट एंड इट्स टाइप्स, जैसे कि जो आपका CCE, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस एजुकेशन, ठीक है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन जो आपका CCE है, इसके अंतर्गत आपके जो असेसमेंट आते हैं, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, उस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको असेसमेंट के बारे में सही से पढ़ना है। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं वो भी इसी में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो सब आपका इसी में इंक्लूड हो जाएगा। और ये असेसमेंट वाला टॉपिक आपका सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी असेसमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। एक बार हिंदी में भी बोल देती हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के बारे में आपको पढ़ना है, और अनुवांशिकता और पर्यावरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा और अधिगम, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसको आपको ठीक से पढ़ना है। असेसमेंट यानी आकलन, ठीक है, और जो आकलन है उसके टाइप्स है वो आपको ढंग से पढ़ने हैं। फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जैसे मैंने बताया, बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे को आपको सेंटर में रखना है, उसके अराउंड सारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको डिज़ाइन करनी है, क्या फीचर्स होते हैं इसके। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के क्या फीचर्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। जेंडर के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे कि टीचर जो है वो अगर किसी एक्टिविटी को कराने के दौरान बच्चों को नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में रख रही है तो वो एक्चुअली क्या चीज़ फॉलो कर रही है, तो जेंडर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो जेंडर रोल्स, जेंडर बायस, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये आपको तैयार करना है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये। इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, समावेशी शिक्षा, ये इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सभी पे मैं बता रही हूँ, इनमें से क्वेश्चन एक एक आपका जरूर आएगा। इन पे आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, इस पे आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, इस पे भी आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहाँ CDP में बिल्कुल पता होता है हमें कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाने वाले हैं। ठीक है, जेंडर रोल्स, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये आपका हमेशा ही आंसर होता है जहाँ जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस कमी वाला बच्चा है, ऐसी स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, तो इसको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, अलग विद्यालय में पढ़ाना चाहिए या एक साथ पढ़ाना चाहिए, इस तरीके का हमेशा आपका आंसर इंक्लूसिव एजुकेशन ही होना चाहिए, समावेशी शिक्षा, जहाँ पर नॉर्मल और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को एक साथ कोऑपरेटिव भी पढ़ाया जाता है। अनलेस वहाँ पे लिखा हो कि जो मान लीजिए कि मेंटल रिटार्डेशन है वो इतना ज़्यादा है कि उसको साथ पढ़ाया ही नहीं जा सकता, तो अलग बात है कि उसे सेपरेट स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। अदरवाइज हमेशा आपका आंसर इंक्लूसिव एजुकेशन में ही रहेगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा। फिर लैंग्वेज एंड थॉट, ये वाले जो दो टॉपिक है ये आपके सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंग्वेज को मैं कहूँगी यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में भी देखना पड़ेगा, भाषा क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। चॉम्स्की की एक थ्योरी है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, आपकी लैंग्वेज की पेडागोजी में वो आपको ज़रूर पढ़नी है। लैंग्वेज लर्न कैसे की जाती है, कैसे उसका एक्विजिशन होता है। थॉट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आप यहाँ थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, थिंकिंग कितने टाइप की होती है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग क्या, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर लैंग्वेज को आपको डिटेल में देखना है। ठीक है, लैंग्वेज आपका यहाँ भी कवर हो जाएगा, लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए भी कवर हो जाएगा। फिर लैंग्वेज स्किल्स की बात करेंगे, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स वगैरह जो होते हैं, यहाँ भी आपका सब्जेक्ट पेडागोजी क्वेश्चन एक यहाँ से ज़रूर बनता है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन को, अच्छा मैंने 2 बार ली है, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, एनसीएफ भी आपका सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में क्या फीचर्स होने चाहिए, किस तरीके से उसे पढ़ाना है, ये बातें हमारे एनसीएफ 2005 में दी गई हैं। तो चाहे ईवीएस हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, एनसीएफ पे से क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही एनईपी, आपने देखा होगा पिछले पेपर को भी, एनईपी से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो एनईपी आपकी क्लियर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो चैनल पर है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। एनईपी के भी इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने सारे डिस्कस किए हुए। ठीक है, एनईपी 2020, ठीक है, ये आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ज़रूर पढ़ना है। फिर एक टॉपिक आपका है टीचिंग। ठीक है, टीचिंग भी आपका सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ CDP फर्स्ट सेक्शन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आपका आ जाता है। टीचिंग मेथड से पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ाने के लिए कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ट है। ठीक है, आपको ऑप्शंस दे देंगे। फिर टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने तरह की टीचिंग होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है, इसको आप थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे। मेथड्स को डिटेल में देखेंगे, टीचिंग एड्स को देखेंगे। ठीक है, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस टाइप का होता है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस टीचिंग एड के द्वारा पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। टेक्स्ट बुक के ऊपर क्वेश्चन आता है कि टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, वो भी एक क्या है, एक TLM ही है, टीचिंग एड ही है एक तरीके की। ठीक है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स मटेरियल है वो।
फिर एक कॉन्सेप्ट मैं कहूँगी कि एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। बच्चे जो हैं चीज़ों को समझते हैं या फिर उनका कोई ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट होता है, गलतियाँ नहीं, उनको क्या बोला जाता है, कुछ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट लेकर वो आ रहे हैं, तो हमें किस तरीके से बच्चे को करेक्ट करना है, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो ये वाले में आप क्या करेंगे, इसको अगर आपको मटेरियल मिल रहा है तो आप तो बुक से देख सकते हैं, नहीं तो आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। और एक और टॉपिक मैं बताऊंगी, ये भी छोटा सा टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, किस तरीके से एक क्लास में जो है सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो टीचर को हमेशा इसीलिए डाइवर्स मेथड्स रखने पड़ते हैं पढ़ाने के लिए, ताकि हर तरीके का बच्चा जो है क्लास में लाभान्वित हो सके। तो इंडिविजुअल डिफरेंस वाला जो टॉपिक है ये आपको पता होना चाहिए कैसे हम इसे केटर करेंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी और सब्जेक्ट की पेडागोजी दोनों ही यहाँ से कवर हो जाएगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें तो क्वेश्चन करते समय ईजी लगेंगी और ऐसा लगेगा आप खुद से भी अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आप आराम से ऑप्शन जो है सही टिक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, चाहे आप तुक्का लगा के आए चाहे कैसा भी करें। हमेशा ऐसा होता है 4 में से 2 ऑप्शंस तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, देखना है मैंने इससे रिलेटेड कहाँ पे कुछ पढ़ा हुआ है, अगर कहीं भी कुछ दिमाग में आ रहा है तो टिक करके ज़रूर आना है, कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है। आई होप आज का जो सेशन है वो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे विदाश्री टेट क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।